हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी प्रकृति थी। उचित समतावादी पद्धति थी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा के सभ्यता के बारे में एक उक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के जो घर है वो ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सब संस्कृति की विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगर अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति की अधिकांश मकान ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की संख्या थी चौड़ी और ये सीधी थी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे या शहरी थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे शहरी थे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। एसएससी एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर भी अवस्थित थे। इसमें से कुछ भी नहीं है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर ये पाए जाते थे, इसलिए कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है एक भी। रावी नदी पर तो हड़प्पा थे और जो मोहनजोदड़ो थे वे थे सिंधु नदी के किनारे पर पाए जाते थे। सिंधु नदी के किनारे पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावासी थे किस वस्तु के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधी सभ्यता को सिंडन से सिंधु निकला है। ये शब्द जो है सिंडन से निकला है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक युग में से कौन थे? मिट्टी के बर्तन थे, मुद्राएं या मकान या नाव? तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, मुद्राएं थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा थी, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि कौन सी थी? इसकी जो लिपि थी अज्ञात थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है। इसकी सेल कीड़े की आयताकार मोहरे तांबे की गुटिकाएं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एक सिंधु मार्ग था, चंद्रसूडो था।
ऑप्शन नंबर इसका डी है। भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर था वो हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर पर ये बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन कौन सा है वो धान्यगार था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार जो है वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की जो ओर की लंबाई थी वो 54.85 मीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का जो धान्यगार था वो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वो है शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेखों का अध्ययन। अपोहा तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों के लिए किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से की गई थी? यह खोज जो की थी लोथल से की गई थी। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए थे और लोथल से हाथी दांत का मापक एक मिला था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वो टेराकोटा से। तो टेराकोटा से द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, वो क्या थी? यानी कि नृत्य करती हुई एक बालिका थी। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांस्य से निर्मित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? पी.एच. वत्स, कनिंघम, चार्ल्स मैसन और एम. व्हीलर का भी है, लेकिन पी.एस. वत्स का इसके संबंध नहीं है। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में विद्यमान है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा का जो स्थान है ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के नुमगढ़ जिले के गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है।
सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसल उगाना जानते थे और यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज करता था वो कौन सा था? दयाराम शाहनी था। दयाराम शाहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी जो ये 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम शाहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है बंदरगाह वो कौन सा था? लोथल। लोयल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी के तो टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसमें गाय विद्यमान नहीं थी, भैंस थी, भेड़ थी, सूअर थे, सभी थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी विकल्प जानवरों से संबंधित थे, सभी थे। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी? वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम रचना है। यह भारत और भारोत्तर प्रदेश में आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो शूल्ब सूत्र है। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? दूध और इसके जो इससे बने उत्पाद थे वैदिक आर्यों का। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख महत्व थे। ऋग्वेद में दूध में यव जो डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख भी मिला है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का कोई उल्लेख नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद में चावल और नमक का कोई उल्लेख नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? जौ, जिसे यव भी बोलते थे, जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक में आयश नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांस्य या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे।
वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है वेद शब्द का। आर्य जो है, आर्य पूर्वियों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का भी प्रयोग किया था, इसलिए सफल थे। आर्य जो आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्हें घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का भी प्रयोग किया, तभी इसके कारण से भी जो है सफल रहे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को वो नहीं था? तंबाकू का ज्ञान इन्हें नहीं था। जौ का भी था वैदिक काल में, चावल का और ये गेहूँ का भी था, तंबाकू का नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा ब्राज़ील से लाया गया। भारत में जो तंबाकू लाया गया पुर्तगाल के द्वारा लाया गया ब्राज़ील से। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के जो आरोही क्रम हैं वे कैसे कैसे है? जैसे ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं और प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष अवधि में निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य के लिए 25 वर्ष और 50 वर्ष तक, गृहस्थ और वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास की बात करें तो 75 से 100। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुख्यतः नगर में निवास करते थे, ये इसमें कथन सही नहीं है। जो प्रारंभिक आर्य थे वे नगरों में निवास नहीं, ग्रामवासी थे, ग्रामीण थे और ये संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। जो आर्य थे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही कथन है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः ग्रामीण थे, नगरीय नहीं थे। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो व्यवसाय पर थी। वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गांवों के लिए ही लड़े गए थे। आर्यों में पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। ये उपयुक्त सभी सही है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, बिल्कुल ये सही है। इसका तथ्य से जो पुष्ट होता है सभी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला जो यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर महोदय आर्यों का एक आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलक के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आई थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उसे बलि बोलते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या बोलते थे? बलि। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, बलि कहते थे। बलि को संग्रहित करने वाला कोषाध्यक्ष का कार्य संभालता था। बलि को संग्रहित करने वाला, इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी भाग दूध कहलाता था, जबकि संग्रहता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया था? वो ऋग्वेद से लिया गया था। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। गायत्री जो मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र
प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तीसरे मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? वह लोहार या लोहारगिरी थी, क्योंकि लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। ऋग्वेद में बढ़ाई रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकार वर्णन में थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की जानकारी इनको उत्तर वैदिक काल में आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में भी लोहारगिरी का वर्णन नहीं है। हालांकि इसे काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से इन्हें जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्वल्य को चुनौती दे दी थी? वो ये है घोषा। भारतीय संगीत का जो उद्गम किसमें हो गया था? जो भारतीय संगीत का उद्गम है वो सौंपा गया था। तो ये सामवेद की जो संहिता है उसमें ये खोजा गया था।